असलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू ज़मीर सर्स ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो टॉपिक है, जो हमने कल भी इसका पहला पार्ट पढ़ा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, आज मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। चलो शुरू करते हैं। अगर हम देखेंगे कि ये जो यूएन है, यूएनओ जो है, इसके अगर हम देखेंगे इसके 6 ऑर्गन्स हैं। सबसे पहला जो हम इसका जो ऑर्गन की बात करेंगे वो है जनरल असेंबली, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द सेक्रेटेरिएट एंड द ट्रस्टीशिप काउंसिल। दीज आर द 6 ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 ऑर्गन्स है। अब हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, कि इनकी फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला अगर हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्स्ट ऑर्गन है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली की अगर हम बात करेंगे तो जो जनरल असेंबली है, कि जनरल असेंबली ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूएनओ है। यूएनओ की अगर हम बात करेंगे, इसमें अगर हम देखेंगे कि जो जनरल असेंबली है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है यूएनओ का। तो जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वर्ल्ड में यूएनओ के, जितने भी यूएनओ के मेंबर स्टेट्स हैं वर्ल्ड में, वो सब मेंबर्स किसके हैं? वो सब मेंबर्स हैं यूएन जनरल असेंबली के। आपको समझ में आ गया? फिर से मैं बताऊंगा कि जितने भी मेंबर्स हैं यूएनओ के, यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर्स हैं वर्ल्ड में, वो सब मेंबर्स होते हैं किसके? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हर किसी कंट्री जो है कि हर किसी कंट्री से, फॉर एग्जांपल जितनी भी कंट्रीज़ हैं, हर किसी कंट्री से 5 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। कितने रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं? 5 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। बट इन 5 रिप्रेजेंटेटिव्स में से क्या होता है कि हर किसी के पास ओनली 1 वोट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मीटिंग होगी यूएन जनरल असेंबली की, तो उसमें हर कोई कंट्री अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजता है। बट उन रिप्रेजेंटेटिव्स के पास ओनली 1 वोट होता है। तो यही है कि ये जो मेंबर्स होते हैं उनके पास सिर्फ ओनली 1 वोट होता है। मगर रिप्रेजेंटेटिव्स कितने भेजते हैं कंट्रीज़? 5 रिप्रेजेंटेटिव्स वो भेजते हैं यूएनओ में, बट उनके पास सिर्फ ओनली 1 वोट होता है। यहाँ पर भी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको, कि ये जो अगर हम देखेंगे कि यूएन यूएन जो यूनाइटेड नेशन जो हैं, कि नॉर्मल कंडीशंस की अगर हम बात करेंगे, जो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि जनरल असेंबली जो होते हैं मिट्स वंस ए ईयर। जो नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करेंगे, जो जनरल असेंबली हैं ये एक बार, जो साल में एक बार मीट वंस ईयर, और ये जो ईयर होता है ये सितंबर का ईयर होता है। अगर हम देखेंगे कि जो उन्होंने फिक्स किया है ओनली सितंबर में ये मीटिंग उनकी जो होती है फिक्स हो जाती है। किनकी? जो एक साल में एक मीटिंग हो जाती है जनरल असेंबली की, वो होती है, और सितंबर में वो मीटिंग होती है, एक ही बार होती है, और हेल्ड इन एट एनी टाइम। तो अगर इन केस ऑफ एमरजेंसी, बट इन केस ऑफ एमरजेंसी, यहाँ से मैं आपको फिर आपको ये रिपीट करूँगा कि यूएन जनरल असेंबली जो है उनकी उसकी जो मीटिंग होती है वो साल में एक बार होती है, वो सितंबर में होती है। क्लियर? बट इन केस ऑफ एमरजेंसी, अगर हम एमरजेंसी की बात करेंगे, एमरजेंसी की अगर किसी टाइम कोई एमरजेंसी होगा, तो इस टाइम क्या है कि वो मीटिंग किसी भी टाइम वो हेल्ड कर सकते हैं। अगर एमरजेंसी की अगर हम बात करेंगे, जो उनकी जो मीटिंग होती है वो किसी भी टाइम हेल्ड कर सकते हैं इन केस ऑफ एमरजेंसी। बट अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे, नॉर्मल कंडीशंस में जो यूएन जनरल असेंबली है एक साल, ये जो दे मीट वंस इन ईयर। बट इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर हम देखेंगे, स्पेशल मीटिंग कैन ऑल्सो बी हेल्ड इन एनी टाइम, किसी भी टाइम स्पेशल मीटिंग हेल्ड की जा सकती है। अब जो जनरल असेंबली है उसके पास राइट्स होता है, जनरल असेंबली जो है उसके पास ये राइट होता है कि डिस्कस एंड रिकमेंडेशंस, जो भी मैटर्स होते हैं उन पे डिस्कशन करना, उनकी रिकमेंडेशन देना, ऑल मैटर्स पे ये किसका काम होता है? जनरल असेंबली का काम होता है। कि एक तो जो भी डिस्कशंस हो, जो भी रिकमेंडेशन देनी हो, हर किसी मैटर पर, इट्स अ ड्यूटी एंड द वर्क इज अ राइट इन द पावर ऑफ जनरल असेंबली टू डिस्कस एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन ऑल द मैटर्स। एक तो डिस्कस करना उन मैटर्स पर, उन पर जो रिकमेंडेशन देना। तो इस टाइम अगर हम देखेंगे जो यूएन जनरल असेंबली कितने मेंबर्स है इसमें, इस टाइम अगर हम देखेंगे 193 मेंबर्स इस टाइम यूएन जनरल असेंबली, यानी कि जो है ऑलरेडी 2 मेंबर्स जनरल असेंबली के भी हो गए, तो 193 मेंबर्स इस टाइम यूएन जनरल असेंबली के हैं प्रेजेंट में।
अब हम देखेंगे कि यूएन जनरल असेंबली के फंक्शंस के बारे में, उसकी फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहला अगर हम देखेंगे कि जो उसकी फंक्शन है, ये जो इलेक्ट करता है जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है। नॉन परमानेंट, देखो नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में? 10 नॉन परमानेंट होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। कितने मेंबर्स होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स? नॉन परमानेंट मेंबर्स की अगर हम बात करेंगे, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। कहाँ पे? सिक्योरिटी काउंसिल में। और इन सिक्योरिटी काउंसिल में जो मेंबर्स होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स 10 होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। बट जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं, उनको अपॉइंट करना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? ये इलेक्ट करना उन मेंबर्स को। ये जो जनरल असेंबली होती है वो इन नॉन परमानेंट मेंबर्स जो सिक्योरिटी काउंसिल के 10 होते हैं उनको वो इलेक्ट करते हैं। दूसरा फंक्शन क्या है इसका? और जो यूनाइटेड नेशन जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, एक तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मेंबर्स और ट्रस्टीशिप जो एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। तो इनके मेंबर्स भी अपॉइंट करता है कौन? जनरल असेंबली। सबसे पहले फिर मैं आपको रिपीट करूंगा ये कि एक तो नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो अपॉइंट करता है, इलेक्ट करता है जनरल असेंबली। दूसरा कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये भी एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये भी एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। इनके जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स भी इलेक्ट करते हैं जनरल असेंबली। और साथ साथ अगर हम देखेंगे कि जजेस ऑफ ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो इंटरनेशनल ICJ मीन्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो होता है, और उनके जो जजेस होते हैं वो भी ये जो उनके जज जो इलेक्ट होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द जनरल असेंबली। और ये एक और जो उनकी फंक्शन है कि अप्रूव यूएन के लिए जो बजट अप्रूव होता है वो भी जनरल असेंबली अप्रूव करती है। और जो यूएन का चार्टर अमेंड होता है, जो उसकी जो ये जो उसका पास पावर होता है जनरल असेंबली के पास, कि जो यूएन का जो चार्टर है, जो अमेंड उसमें अगर चेंज लाने होंगे तो वो भी उसी के पास पावर होता है कि वो यूएन चार्टर को अमेंड कर सके। तो ये थी फंक्शंस किसकी? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। सबसे पहला फंक्शन क्या है उसका? सबसे पहला फंक्शन की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला फंक्शन जनरल असेंबली की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है, इट मीन्स उसके 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है, वो अपॉइंट करता है कौन? जनरल असेंबली। दूसरा कि ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड यूनाइटेड नेशन सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, दे आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली। एंड जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जज है, दे आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय दिस जनरल असेंबली। एंड इट ऑल्सो अप्रूव्स यूएन बजट का भी वो अप्रूव करता है। और जो यूएन चार्टर होता है, यूएन का जो चार्टर है, मैंने आपको बताया कि जो यूएन चार्टर 26 जून 1945 में साइन हुआ, अगर उसमें कुछ अमेंड्स चेंज लानी होंगी तो इट्स ऑल्सो द पावर ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो इसमें वो अमेंड्स ला सकते हैं। तो ये थे फंक्शंस किसके? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। अब हम देखेंगे दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है यूएनओ का, वो है सिक्योरिटी काउंसिल। अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करेंगे, ये इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सिक्योरिटी काउंसिल अगर हम उसको हम कंसिडर करते हैं कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूएन, तो इससे हम ये भी कहते हैं कि इट्स ऑल्सो नोन एज एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ यूएन। क्या कहते हैं हम इसको? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ यूएन। किसको हम एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ यूएन कहते हैं? जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसको हम कहते हैं कि इट्स ऑल्सो नोन एज एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ यूएन। और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? इसमें अगर हम देखेंगे इट कंसिस्ट्स ऑफ 15 मेंबर्स। कितने मेंबर्स इसमें होते हैं? 15 मेंबर्स इसमें होते हैं। और इसमें होते हैं, अगर हम देखेंगे जो 15 मेंबर्स इसमें हैं, तो इसमें है 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 की अगर हम बात करेंगे 10 है एनपी नॉन परमानेंट मेंबर्स। ठीक है ना? जो 5 है परमानेंट मेंबर्स इसमें सिक्योरिटी काउंसिल में, 10 है नॉन। जो 5 परमानेंट मेंबर्स इसमें सबसे पहला आता है यूएसए, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना। दीज आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड विद वीटो पावर। जो वीटो पावर उनके पास होता है, ये जो पावर स्पेशल पावर होता है, इसमें हम जो अगला वीडियो इंशाल्लाह हम बनाएंगे उसमें डिस्कशन करेंगे वीटो पावर के बारे में कि वीटो पावर होता क्या है। बट इस टाइम आप ये नोट कीजिए कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूएन एंड इट्स ऑल्सो नोन एज एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ यूएन। इट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स, 5 परमानेंट मेंबर्स। 5 जो परमानेंट मेंबर्स है इसमें यूएसए, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना। एंड जो 10 इसमें है नॉन परमानेंट मेंबर्स।
और जो नॉन 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, और ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो इनको ये जो जनरल असेंबली इलेक्ट करते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स टर्म के लिए। जो ये 10 मेंबर्स होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स की अगर हम बात करें, जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ये कितने ईयर्स के लिए, 2 इयर्स के लिए उनको इलेक्ट किया जाता है। अगर हम देखेंगे किनको, नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करेंगे तो 2 इयर्स के लिए उनको ये जनरल असेंबली उनको अपॉइंट करती है। अब हम फंक्शंस के बारे में आपको बताएंगे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो इसकी फंक्शंस क्या हैं। अब हम फंक्शंस के बारे में बताएंगे आपको। जो इसके फंक्शंस की अगर हम बात करेंगे कि ये ये सबसे पहले जो इसकी फंक्शन है, ये रिकमेंडेशन देती है। किसको रिकमेंडेशन किसको प्रोवाइड करती है? रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं किसको, अगर हम देखेंगे ये रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। किस में? फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ यूएन जनरल, जो सेक्रेटरी जनरल जो होता है यूएन का, ये सेक्रेटरी जनरल जो होता है उसको अपॉइंट करने में रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और जो न्यू मेंबर्स होंगे उनकी जो एंट्री होगी यूएनओ में, जो इसमें भी इनकी रिकमेंडेशन रहती है। किसकी रिकमेंडेशन रहती है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। सबसे पहला जो फंक्शन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का वो ये है कि सबसे पहला ये रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, ताकि वो अपॉइंट कर सके यूएन सेक्रेटरी जनरल एंड ऑल्सो द न्यू मेंबर्स की, जिनके न्यू मेंबर्स की एंट्री होती है यूनाइटेड नेशन में, उनको भी उनके बारे में जो रिकमेंडेशंस होती है वो प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और एक और फंक्शन की अगर हम बात करेंगे, जो आर्म्स रेस, कंट्रोलिंग आर्म्स रेस। जो आर्म्स, हर कोई कंट्री जो इस टाइम अगर हम देखेंगे लगे रहते हैं कि कैसे हम अपनी आर्म्स को डेवलप करें, ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्स को बना सके, ताकि हम एक दूसरे पे compete कर सके, एक दूसरे पे डोमिनेंस कर सके। बट इट इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इसको कंट्रोल करना, इस आर्म्स रेस को। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। साथ साथ अगर हम देखेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, अगर हम देखेंगे कि सेटल डिस्प्यूट्स, क्या? सेटल डिस्प्यूट्स पीसफुली। जो भी डिस्प्यूट्स इंटरनेशनल लेवल पे होंगे, जो कंट्रीज़ के अमंग जो भी होगा, तो उनको पीसफुली सेटल करना ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किनकी? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। एंड इट ऑल्सो टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द एग्रेसर स्टेट्स। जो भी एग्रेसर स्टेट्स, इट मीन्स कि जो मतलब अपनी मनमानियाँ करते हैं जो स्टेट्स के, उनके बारे में भी उनको अपना ये जो अपना स्टेप लेते हैं ताकि उनको कंट्रोल में रख सकें। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट ऑर्गन जो है, नेक्स्ट ऑर्गन जो है अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट ऑर्गन की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर हम बात करेंगे कि इट इज़ ए इसको हम कहते हैं कि यह है जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूएन, ऑफ द यूएन। यूएन का क्या है? जुडिशियल ऑर्गन है। और इसका जो हेड क्वार्टर अगर हम बात करेंगे, हेड क्वार्टर इसका जो है, हेड क्वार्टर जो इसका है वो कहाँ है? हैग्यू, हैग्यू, हैग्यू हाईलैंड में। हैग्यू कहाँ पे है? हाईलैंड में इसका हेड क्वार्टर। अगर हम देखें हैग्यू हाईलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर हम बात करेंगे, इसका जो हेड क्वार्टर है हैग्यू हाईलैंड में। तो इट कंसिस्ट्स ऑफ 15 जज। इसमें कितने जज होते हैं? 15 जजेस होते हैं इसमें। ये जो 15 जज इसमें होते हैं कि दीज जजेस आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। मैंने पहले ही बताया आपको कि वो जज जो होते हैं उनको इलेक्ट करता है कौन? जनरल असेंबली उनको इलेक्ट करता है इन जजेस को। तो ये जजेस जो होते हैं उनको कितने साल के लिए? फॉर द पीरियड ऑफ 9 ईयर्स। और जो जजेस इलेक्ट हो जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए, इन जजेस को जो जनरल असेंबली उनको इलेक्ट करते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 9 ईयर्स। हाँ, एक और बात यहाँ पर ये है कि ये जो फ्रेंच एंड अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे, दीज आर द 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर हम बात करेंगे कि एक तो फ्रेंच, दूसरा इंग्लिश, ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है किसके? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताऊंगा कि जो 5 जज, इसमें कितने टोटल जज होते हैं? 15 जज होते हैं। और इसमें 5 जज जो होते हैं, इसमें जो 5 जजेस जो होते हैं किसमें? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, दे रिटायर्ड आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। 3 साल के बाद
5 जो जज होते हैं वो 3 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। आफ्टर 5 जज जो होते हैं 3 साल के वो बाद वो जिनकी टर्म आती है आफ्टर डेथ वो रिटायर हो जाते हैं आफ्टर 3 ईयर्स 5 जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है ना। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे कि कोर्ट में जो प्रेसिडेंट भी होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रेसिडेंट भी होता है, इसमें वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, इसमें ये भी फॉर द 3 ईयर्स इनको भी अपॉइंट किया जाता है। कितने साल के लिए? 3 ईयर्स के लिए। एंड अगर इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो होगा है, अगर इसको कोई डिसीजन लेना होगा तो इसमें ये ज़रूरी है कि मेजॉरिटी ऑफ जजेस का प्रेजेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, तब ये किसी डिसीजन को ले पाएंगे। फिर से मैं आपको बताऊंगा कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर हम देखेंगे कि जुडिशल ऑर्गन ऑफ द यूएन एंड इट्स लोकेटेड एट हैग हाईलैंड। नाउ द अगर हम यहाँ पर ये बताएंगे आपको कि इट कंसिस्ट ऑफ 15 जजेस एंड हु आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर द पीरियड ऑफ 9 ईयर्स एंड फ्रेंच एंड इंग्लिश are the official language of International Court of Justice. The 5 judges of International Court of Justice retire after every 3 years, and the court have also president and vice president for the 3 years, and all the decisions which are taken by the International Court of Justice, it is necessary for the court that all these decisions which are taken, the majority of judges are present in this decision. जो भी डिसीजन लिया जाएगा तो मेजॉरिटी ऑफ जजेस उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये था हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब हम इसकी फंक्शंस के बारे में बताएंगे। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर हम इसकी फंक्शंस के बारे में बताएंगे आपको, सबसे पहला फंक्शन जो इसका है कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं मेंबर स्टेट्स के दरमियान वो सॉल्व होना चाहिए, पीसफुली सॉल्व होना चाहिए। दूसरा पहला फंक्शन क्या है उसका कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो सॉल्व होने चाहिए पीसफुली। जो मेंबर स्टेट्स हैं वर्ल्ड में जिनके दरमियान भी कोई डिस्प्यूट होगा पीसफुली होना चाहिए सॉल्व। दूसरा है कि जो भी डिस्प्यूट होगा अगर वो इंटरनेशनल कोर्ट में आएगा तो वो जो इस पर हियरिंग होती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ होता है। जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उन पे जो हियरिंग्स होते हैं और इसकी जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो डिसीजंस लिए जाते हैं ऑन द बेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और दूसरा कि ये एडवाइस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल ऑन द इंटरनेशनल लॉ पे। जो इंटरनेशनल लॉ पे ये जो टू एडवाइस द यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल ऑन द इंटरनेशनल लॉ। सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को ये प्रोवाइड करते हैं ये जो अपना एडवाइस देता है उनको ताकि वो इंटरनेशनल लॉ पे काम कर सकें। दीज आर द फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब हम नेक्स्ट ऑर्गन की बात करेंगे। नेक्स्ट ऑर्गन जो है वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की अगर हम बात करेंगे ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किसका? यूएनओ का। एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ 54 मेंबर्स। कितने मेंबर्स है इसमें? टोटल 54 मेंबर्स हैं इसमें। एंड दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली। इन मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? जनरल असेंबली फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है बाय द जनरल असेंबली। फिर से मैं बताऊंगा जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है इसमें 54 मेंबर्स हैं। एंड दीज 54 मेंबर्स जो हैं इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 ईयर्स की पीरियड के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है। एंड जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इस सोशो एंड इकोनॉमिक काउंसिल का, एक तो इनको करना है प्रमोट सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनमें जो सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको प्रमोट करना है अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज में। ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसकी टू प्रमोट सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। और दूसरा जो इसका है इंपॉर्टेंट फंक्शन इट ऑल्सो प्रमोट्स ह्यूमन राइट्स। इट ऑल्सो प्रमोट्स ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स को ये प्रमोट करता है एंड एंड्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटीज़। अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट जो भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उनको एंड किया जाता है और प्रमोट करता है ये क्या? ह्यूमन राइट्स को। इट प्रमोट्स ह्यूमन राइट्स एंड एंड्स डिस्क्रिमिनेशन इन अगेंस्ट माइनॉरिटीज़। तो अगर हम देखेंगे कि एक और फंक्शन जो इसके इट ऑल्सो हेल्पफुल, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है किसमें? टू प्रमोटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोट करने में ये भी बहुत ही हेल्पफुल है। तो इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो वर्क फॉर प्रिवेंशन। और बहुत ज़्यादा जो ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेते हैं ताकि जो वर्ल्ड पीसफुली रहे। तो ये था हमारा जो ऑर्गन था इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब हम एक और ऑर्गन की बात करेंगे जो हमारा ऑर्गन है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल की अगर हम बात करेंगे तो पहले हम देखेंगे कि ये ट्रस्टीशिप क्या थे। ट्रस्टीशिप की अगर हम बात करेंगे कि जब
जो पहला वर्ल्ड वॉर जो था 1900, हाँ, अगर हम जब लीग ऑफ नेशन जब बना, एल ओ एन जब बना, कब बना वो 1920 में, 1920 में बना। तो 1920 से 1900, ये जो 45 की अगर हम बात करेंगे, 1945 की बात हम करेंगे, तो लीग ऑफ नेशन ही चल रहा था यहाँ वर्ल्ड में, यही फंक्शन कर रहे थे। तो उस टाइम अगर हम पहले जो वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 में से, और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ फिर 1939 में, तो इस टाइम बहुत सारे कंट्री जो हैं वो क्या होगी, वो इंडिपेंडेंट होगी। तो इनको अब सेल्फ सफिशिएंट बनाने में उनका इम्पॉर्टेंट रोल था, तो इसलिए उनको ट्रस्टशिप एरिया करार दिया, ताकि लीग ऑफ नेशन जो उनका वो लुक आफ्टर करे, देखे उनको, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके पास। मगर जब लीग ऑफ नेशन का जो रोल था वो ख़त्म हो गया 1945 में, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड हुआ, तो उसके बाद बन गया यूएन। उसके बाद क्या बन गया, यूनाइटेड नेशन बन गया 1945 में। बट 1945 में जब यूनाइटेड नेशन बन गया, तो इसका जो रोल था लीग ऑफ नेशन का, इंट्रस्टीशिप काउंसिल जो एरियाज़ का, तो वो किसके पास आ गया, यूनाइटेड नेशन के पास। तो फिर इसका यही काम था कि जो भी ये मेंबर स्टेट्स थे, जो ये ट्रस्टी एरियाज़ है, जो ये कॉलोनियल पावर्स के अंडर थे ये स्टेट्स, जब वो फ्री हो गए वहाँ से, तो उनको देखना कि उनकी इंडिपेंडेंस फुली होगी। फिर 1994 की अगर हम बात करेंगे, 1994 की अगर हम बात करेंगे, हर कोई जो स्टेट था उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस अडॉप्ट किया, और इसका जो फंक्शन अगर हम देखेंगे ट्रस्टीशिप काउंसिल का, वो अब ख़त्म हो गया। और जो सेक्रेटरी जनरल जो था यूएनओ का, तो उसने अब रिकमेंड किया है कि अब इसको क्या कीजिए, आप ट्रस्टीशिप काउंसिल को एबॉलिश कीजिए, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 1994 तक उसने जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसने वो पूरी की, एंड आफ्टर दैट उसका जो वर्क था वो अब नहीं रहा। तो अब उसने रिकमेंड किया एबॉलिशन ऑफ द ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो मेन मकसद क्या था इस ट्रस्टीशिप काउंसिल का, उन एरियाज़ को लुक आफ्टर करना जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर जो कंट्रीज़ थे जो इंडिपेंडेंट हुई या जो बहुत ज़्यादा वीक हो गई, तो उनको देखभाल के लिए, उनकी लुक आफ्टर के लिए उसको बनाया गया था। पहले तो लीग ऑफ नेशन के अंडर आता था, बट जब लीग ऑफ नेशन ख़त्म हुआ एंड आफ्टर दैट यूएनओ बना, तो फिर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यूएनओ ने ली। एंड इन 1994 की अगर हम बात करेंगे, 1994 में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हुई, एंड आफ्टर दैट जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ जो था उसने रिकमेंड किया कि अब इसकी एबॉलिशन कीजिए आप, किसकी, ट्रस्टीशिप काउंसिल की। अब हम नेक्स्ट ऑर्गन की बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट की अगर हम बात करेंगे, इट्स ऑल्सो द ऑर्गन ऑफ यूएनओ। तो इसको हम क्या कहते हैं, इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन, इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन। ये जो सेक्रेटरीट है इसको हम कहते हैं कि इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएन, तो इसका हेड क्वार्टर जो है सेक्रेटरी जनरल, हाँ, जो सेक्रेटरी जनरल जो होता है, सेक्रेटरी जनरल की अगर हम बात करेंगे, ये उसका हेडेड बाय, जो सेक्रेटरी जनरल होता है हेड करता है किसको, यूएन सेक्रेटरीट को। एंड अगर हम देखेंगे कि उसका जो हेड क्वार्टर है यूएनओ का, जो सेक्रेटरीट का जो हेड क्वार्टर है वो लोकेटेड एट न्यूयॉर्क। बट इसके जो ब्रांच ऑफिस हैं, एक तो इसका ब्रांच ऑफिस है जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में, वीना ऑस्ट्रिया में, एंड नैरोबी कीनिया में। तीन जगह इसका हेड क्वार्टर, एक तो हेड ऑफिस जो उसका है लोकेटेड है न्यूयॉर्क यूएसए में, दूसरा जो है जेनीवा, जेनीवा है स्विट्ज़रलैंड में, तो उसका हेड ऑफिस वहाँ पर, ब्रांच ऑफिस जो है उसके हैं जेनीवा में, वीना ऑस्ट्रिया, वीना जो है इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया, एंड नैरोबी इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ कीनिया। तो जेनीवा किसकी है, स्विट्ज़रलैंड की। तो इन तीन जगहों पर इसका क्या है, ब्रांच ऑफिस है, किसके, सेक्रेटरीट ऑफ यूएन। तो इसकी जो टर्म होती है, इसका जो जो सेक्रेटरी जनरल होता है, इसकी जो टर्म होती है वो 5 ईयर्स की होते हैं। और ये जो ट्राइगेवली ये इसकी जो मैंने आपको यहाँ पर इसका फोटो भी लगाया कि ट्राइगेवली जो यही था फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ फ्रॉम, ये जो ट्राइगेवली था, अगर हम देखेंगे उसको कि ही वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएन, ठीक है ना। तो ही वाज फ्रॉम, ये तो उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया उसमें अपना। तो ये वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, जो इसका नाम था ट्राइगेवल्यू। एंड अगर हम आज प्रेजेंट की बात करेंगे, प्रेजेंट में कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, जो फॉर्मर पीएम ऑफ पुर्तगाल था, पुर्तगाल का जो फॉर्मर पीएम है था वो, आज वो है 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। तो उसकी फंक्शंस के बारे में आज बताऊंगा आपको, सेक्रेटरीट के फंक्शन के लिए। ये जो एंटोनियो गुटेरेस जो है, ये एंटोनियो गुटेरेस जो
आज प्रेजेंट में यूएन सेक्रेटरी का ये जो इसका सेक्रेटरी जनरल यूएन का, तो इसके फंक्शंस के बारे में आपको बताऊंगा कि इट आल्सो प्रोसीडिंग ऑफ द यूएन ऑर्गन्स रिकॉर्ड्स मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड प्रोसीडिंग टू द यूएन ऑर्गन्स एंड इट आल्सो इन्फोर्स द डिसीजंस टेकन बाय ऑर्गन्स ऑफ यूएन एंड कॉल फॉर मीटिंग ऑफ द यूएन ऑर्गन्स एक्स्ट्रा। तो ये क्या करता है कि एक तो इसको अपने जो भी डिसीजंस लेते हैं जो ऑर्गन्स होते हैं, और कॉल करता है हर किसी ऑर्गन जो है यूनाइटेड नेशन का, उसकी मीटिंग के लिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इसकी मीटिंग जो है वो ये जो फिक्स करें। तो इट्स ऑल्सो द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूएन सेक्रेटरी। तो सबसे पहला फंक्शन के बारे में फिर बताऊंगा मैं आपको कि इसकी जो फंक्शन है, एक तो मेंटेन रिकॉर्ड करता है यूएन की जितने भी ऑर्गन्स हैं, इनकी रिकॉर्डिंग इनकी मेंटेनेंस के बारे में हर कोई रिकॉर्ड इसके पास रहता है। तो जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं बाय द यूएन, तो इस पर भी उनका जो बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। एंड इट आल्सो कॉल फॉर मीटिंग ऑफ यूएन ऑर्गन, जो भी ऑर्गन्स है यूएनओ के, उसकी मीटिंग के लिए वो कॉल करता है, ये जो फिक्स डेट्स करते हैं इसकी मीटिंग के लिए। तो दीज आर द 6 इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ यूएन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। Thank you so much.